सोशल साइंस क्लास 10th के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूरोप में राष्ट्रवाद से है, इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण से पहले हम एक चीज को देख सकते हैं जो इटली के एकीकरण से पहले मेटरनिक की अगुवाई में यूरोप में 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार हुई थी और नेपोलियन की हार के बाद मेटरनिक युग आया था, जिसमें मेटरनिक ने इटली को और जर्मनी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था, जिसमें जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में परसा ने किया था। वहीं इटली का एकीकरण मेजनी, काउंट कावूर और गैरिबाल्डी के नेतृत्व में और वहां के शासक विक्टर एमेनुअल के नेतृत्व में पिडमोंट और सर्डिनिया राज्य ने मिलकर किया था। तो अब हम आते हैं इटली के एकीकरण पे कि इटली का एकीकरण जब पूछेगा तो उसका उत्तर क्या देना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इटली का एकीकरण, मेजनी, काउंट कावूर और गैरिबाल्डी का योगदान। तो इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट कावूर, गैरिबाल्डी का मुख्य योगदान रहा। ये हम लोग जानते हैं कि उनका मुख्य योगदान रहा। जैसे इसको लिखने में हम मेजनी के बारे में सबसे पहले लिखेंगे कि मेजनी एक साहित्यकार था, एक गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और एक योग सेनापति भी था। चूंकि यह साहित्यकार था इसलिए इन्होंने अपने साहित्य से नौजवानों में इटली के एकीकरण पर बल दिया। उन्होंने अपनी कई बुक जो है इटली के एकीकरण के लिए और नौजवानों में राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए लिखी। उन्होंने कुछ यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन भी बनाया जो ऑस्ट्रिया में नौजवानों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को भर दिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मेजनी, जो यहाँ हमने आंसर लिखा है कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग सेनापति था। उन्होंने यंग इटली, यंग यूरोप संगठन बनाया और इसमें आप लिखिएगा कि यंग यूरोप संगठन ने नौजवानों में राष्ट्रवाद की भावना को भरा। उसी तरह ऑस्ट्रिया के हमले से बाद में इसमें लिखना है, जो एक पॉइंट ये है कि ऑस्ट्रिया जब हमला किया किस पे, सर्डिनिया पे। हमको मालूम है कि सर्डिनिया और पिडमोंट ने मुख्य रोल अदा किया था। तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, सर्डिनिया के शासक पर हमला किया। उस टाइम में चार्ल्स एल्बर्ट था वहां का शासक। तो चार्ल्स एल्बर्ट हार जाता है और 1848 में मेजनी को देश छोड़कर भागना पड़ता है। तो यहां तक मेजनी का सफर था। ऐसे आप शॉर्टकट में समझ गए होंगे, यहाँ लिखा हुआ है, उसी को अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। दूसरा है काउंट कावूर। तो काउंट कावूर का मुख्य रोल है इटली के एकीकरण में। काउंट कावूर जो था वो सर्डिनिया और पिडमोंट, जब चार्ल्स एल्बर्ट हार गया, किससे, ऑस्ट्रिया के हमले में चार्ल्स एल्बर्ट हार गया था। तो फिर वहां चार्ल्स एल्बर्ट के बाद क्या हुआ कि सर्डिनिया और पिडमोंट, जो आप यहां देख रहे हैं, दोनों का शासक विक्टर एमेनुअल को बना दिया गया था। किसको बना दिया गया था? विक्टर एमेनुअल को बना दिया गया। और विक्टर एमेनुअल जो था वो एक राष्ट्रवादी था। तो राष्ट्रवादी होने के नाते वो इटली का एकीकरण चाहता था। हम देख रहे हैं यहां इटली का एकीकरण चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, अपना प्रधानमंत्री बनाया। किसको देखते हैं, काउंट कावूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया और एकीकरण का काम काउंट कावूर ने शुरू किया। तो काउंट कावूर एक बहुत बड़ा कूटनीतिक आदमी था। ये चीज भी इसमें लिख दीजिएगा कि काउंट कावूर एक कूटनीतिक व्यक्ति भी था। वो इटली के एकीकरण में जब पूरा
ध्यान दिया तो उसे लगा कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा है। तो उसको सबसे पहले ऑस्ट्रिया को लाइन से हटाना था। तो ऑस्ट्रिया को जब लाइन से हटाना था तो देखा कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस की आपस में उस टाइम में दोस्ती हुआ करती थी, जो कि फ्रांस में क्या किया था, ये जो ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक थे, नेपोलियन को हराने के बाद फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश का राज स्थापित कर दिया था। तो वो फ्रांस जो था वो मैटरनिक के काफी करीब था। तो काउंट काबूर को ऐसा लगा कि फ्रांस को किसी तरह इससे अलग करना होगा। तो उसी बीच में क्या था कि 1853-54 में एक क्रीमिया का युद्ध हो रहा था। इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो क्रीमिया के युद्ध में क्या किया, काउंट काबूर बिना किसी शर्त के फ्रांस का समर्थन कर दिया। जो यहाँ लिखा भी हुआ है, फ्रांस का समर्थन कर दिया और इटली के एकीकरण की बात पूरे यूरोप में उठाई। जब जीत गया इटली, फ्रांस जब युद्ध जीतता है तो उसमें इसको भी, इटली के काउंट काबूर को भी बुलाया जाता है। काउंट काबूर ने उस वियना संधि में इसकी बात उठाता है कि इटली का एकीकरण जरूरी है, जो ऑस्ट्रिया के कब्जे में है, या फिर और भी कई जगह बटा हुआ था, कई राज्यों में बटा हुआ था। उसके बाद उसने क्या किया कि उसके बाद काउंट काबूर ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया से सैन्य समर्थन लेने का वादा किया। फ्रांस से सैन्य समर्थन लेने का वादा किया कि आप मुझे सैन्य समर्थन दीजिए, मतलब सेना का समर्थन दीजिए, और बदले में मैं नीस और सिवाई का राज आपको दे दूंगा। मतलब जब वो ऑस्ट्रिया से जीतेगा तो नीस और सिवाई कुछ राज थे जो उस टाइम में ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, तो उसमें से नीस और सिवाई देने का उसने वादा किया। और फ्रांस ने उसको सैन्य समर्थन दिया, ऑस्ट्रिया हार गया। लेकिन फ्रांस फिर बीच में ही इस युद्ध को रोक देता है और बाद में संधि होती है जिसमें सिवाय फ्रांस को दे दिया जाता है। फिर दोबारा ऑस्ट्रिया पर इसने हमला किया और फ्रांस को बोला कि मैं सिवाय भी आपको दे दूंगा, लेकिन कुछ और राज देने का भी वादा किया। तो लेकिन इसलिए कि बस आप शांत रहिए, इसका विरोध नहीं कीजिए कि हम ऑस्ट्रिया से युद्ध कर रहे हैं और आपको ऑस्ट्रिया का साथ नहीं देना है। तो फ्रांस को उसने शांत रखा और ऑस्ट्रिया से युद्ध किया। ऑस्ट्रिया इस युद्ध में हार जाता है। जब ऑस्ट्रिया हार जाता है तो उस टाइम में क्या होता है कि एक बहुत सारे राज पर जो पिडमोंट और सर्डिनिया का कब्जा हो जाता है, जिसमें परमा है, मैडोना है, टस्कनी है, फबरा है, बेलाजोना है। तो ये सब लिखना नहीं है आपको, बस इतना सा लिखना है कि नीस और सिवाय फ्रांस को देने का उसने वादा किया था काउंट काबूर ने, और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया हार जाता है। इस तरह से उत्तर इटली का एकीकरण और मध्य इटली का एकीकरण काउंट काबूर के अधीन हो जाता है। इसके बाद दक्षिण इटली की बात बचती है। तो दक्षिण इटली में क्या होता है कि उस टाइम में एक गैरीबाल्डी नाम का सैनिक होता है, वो दक्षिण इटली का एकीकरण करता है। दक्षिण इटली में खास तौर से वो दो राज्य हैं जिसका एकीकरण कर लेते हैं, दो राज्य को जीत लेता है, जिसमें सिसिली और नेप्ल्स। गैरीबाल्डी इस दोनों राज्य को जीत लेता है और बाद में यह विक्टर एमेनुअल को सौंप देता है। तो इसमें वही है कि गैरीबाल्डी जो था एक महान क्रांतिकारी था, दक्षिण इटली का एकीकरण किया। उसने क्या किया, एक सशस्त्र सेना बनाई, मतलब पूरी तरह से लैश, औजारों से लैस एक सेना बनाई और सिसिली और नेप्ल्स को जीत लिया। बाद में वो रोम जो था, वो भी इटली का ही भाग था, वो पादरियों को दे दिया गया था। ये क्या कहते हैं कि मैटरनिक ने उसे पादरियों को दे दिया था, तो वो उस पे भी हमला करने जा रहा था।
गैरिबाल्डी, लेकिन काउंट कावूर ने उसे रोका था। बाद में दोनों में समझौता हुआ और रोम पे हमला नहीं किया। तो बस रोम को छोड़ करके बाकी पूरे इटली पे गैरिबाल्डी और काउंट कावूर ने मिल करके पूरे इटली का एकीकरण कर लिया था। जब 1870 के आसपास फ्रांस फिर युद्ध में, जर्मनी के साथ उसका युद्ध हो रहा था, जब उस युद्ध में वो फंसा हुआ था, वो जर्मनी का उधर एकीकरण हो रहा था, तो जर्मनी की तरफ से मतलब परसा कर रहा था। तो परसा के युद्ध में जब वो फंसा हुआ था, तब देखिएगा कि लास्ट में यहाँ विक्टर एमानुएल, चूंकि इस टाइम में क्या हुआ था कि काउंट कावूर का देहांत हो गया था, काउंट कावूर मर गया था। तो जब परसा का युद्ध हो रहा था किससे, फ्रांस से, तो फ्रांस एक बहुत बड़ा विरोधी था इस मसले पे, रोम को एकीकरण करने पे, चूंकि वो पॉप का राज माना जाता था, एक धार्मिक प्लेस था। तो जिसकी वजह से जब फ्रांस उधर युद्ध में फंसा हुआ था, उसी टाइम में जो पिडमॉन्ट और सर्डिनिया का शासक था विक्टर एमानुएल, वो काउंट कावूर के मरने के बाद वो खुद क्या किया, रोम को 1871 ईस्वी में इटली में मिला लिया और इस तरह से इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो इसके बाद जो अगला वीडियो है उसमें हम जर्मनी का एकीकरण देखेंगे। आप इस क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं। ये देख लीजिए एक बार, इटली का एकीकरण, यहाँ से इटली का एकीकरण शुरू होता है, देख रहे हैं इटली का एकीकरण। इसे आप पॉज करके रोक रोक करके लिख सकते हैं और लिखने के बाद इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप जर्मनी का एकीकरण भी आसानी से समझ जाएं।